हेलो बच्चों, मैं हर्ष आपका एक बार फिर से इस पढ़म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है जो मोशन वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो आप लोग को अभी तक नहीं हुआ है। और इस लेक्चर को देखते हुए आप लोग के पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर रखा है मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रैक्टिस होगा। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हम इस चैप्टर मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं और सारा लेक्चर धीरे धीरे इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज हम लोग इस चैप्टर में बेसिक बेसिक टर्म्स समझेंगे, जैसे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट के बारे में क्या होता है, पोजीशन के बारे में समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर को। सबसे पहले आप समझिए रेस्ट क्या होता है। अगर हम लोग रेस्ट के बारे में अगर हम बात करें कि रेस्ट होता क्या है, तो रेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रेस्ट का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रहा हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं, मतलब अगर 1 आवर पहले देख रहे हैं तो यहीं पे था, 1 आवर बाद देख रहे हैं तो यहीं पे था। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो, उसी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट का डिफिनेशन लिखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। अब हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, 1 सेकंड बाद 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे चला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो मोशन का हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोशन का डिफाइन कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज करना, इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। देखिए, अच्छा, हम लोग रेस्ट और मोशन कैसे बता सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब हम कहीं से देख रहे हैं उस बॉडी को, मतलब जिस पॉइंट से हम उस बॉडी को देख रहे हैं, जहाँ से हम उस बॉडी के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब, रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पे ऑब्जर्वर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वर जैसे अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट के बारे में, अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे ऑब्जर्वर हो। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वर हो, जो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता हो, जहाँ पे ऑब्जर्वर हो जो किसी भी चीज़ को आपके साथ आपके हिसाब से ऑब्जर्व करता हो। मतलब कहने का मतलब यह कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि एक बस है, बस चल रही है, ठीक है। अगर बस चल रही है तो एक ऑब्जर्वर बस के अंदर है और एक ऑब्जर्वर बस के बाहर है। तो अगर बाहर से हम देख रहे हैं बस को, तो ऑब्जर्वर बस की बाहर हुई। अगर हम अंदर से बस को देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वर बस के अंदर है। ये टर्म रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, रेस्ट एंड मोशन जो होता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब कहने का मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब है मीन्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यह ऑब्जर्वर पे आपका डिपेंड करता है। अब इसका एग्जांपल देकर हम समझाते हैं, समझिएगा बात को। कि एक मान के चलिए कि एक मेरे पास बस है, ठीक है, एक मेरे पास यह बस है। बस v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस बस में एक मोटू है
यह मोटू है, और बस के बाहर रोड पे यहाँ पे पतलू है, ठीक है। और बस के अंदर एक और है, बुटकी है, ठीक है। तो समझिए, अगर मान के रिलेटिव टर्म करने का मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म मीन्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। अगर यह मोटू बस पे बैठी हुई है, ठीक है, अगर मान के चलिए यह पतलू रोड पे खड़ी है, तो पतलू के रिस्पेक्ट में अगर मोटू को देखा जाए, तो पतलू बोलेगी कि मोटू तो मूव कर रही है, मोशन में है, लेकिन वही बुटकी अगर मोटू को देखेगी, क्योंकि बुटकी भी बस में है, सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो बुटकी को लगेगा कि मोटू तो रेस्ट में है। तो अगर हम बात करें मोशन, पतलू के रिस्पेक्ट में बात करें, पतलू के अगर रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मोटू जो है वो मोशन में होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोटू जो है, मोटू इज मोशन, मोटू इज इन मोशन, मोटू जो है इन मोशन में है, मोटू इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पतलू। और बुटकी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बुटकी के रिस्पेक्ट में मोटू जो है वो रेस्ट में है, मोटू इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बुटकी। आप लोग के एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी बॉडी डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, उसके हिसाब से कोई बॉडी रेस्ट पर होती है और कोई भी बॉडी मोशन पे होती है। मतलब एक बॉडी अगर किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो रेस्ट पर भी हो सकती है, और किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो बॉडी मोशन में भी हो सकती है। ये जो मोशन होता है, मोशन बहुत तरह के होता है। जैसे हम लोग अगर मोशन के बारे में अगर हम बात करें, मोशन का टाइप अगर हम देख रहे हैं तो मोशन बहुत तरह का होता है। अगर हम बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन होता है एक तरह का, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, और अगर हम बात करें वाइब्रेशनल मोशन होता है। हमें जो पढ़ना है 9th क्लास में, यह रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग को यह थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हम लोग को 9th क्लास में यह दोनों स्टडी करना है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। अब हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बात करेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले, बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पे बोल सकते हैं। बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब हम लोग आगे एक नया टॉपिक बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो हम लोग बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में ही हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, मतलब टोटल कितना एक्चुअल में बॉडी चला है, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर टोटल कितना। अगर मान के चलिए ए से अगर कोई पॉइंट है, अगर मान के चलिए यह पॉइंट मान के चलिए ए है और यह पॉइंट मान के चलिए कि बी है, तो ए से बी में कितना यह लेंथ टोटल एक्चुअल चला है, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट अगर हम बात करें, मीटर होता है। अगर यह डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब यह
5 मीटर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बारे में यह नहीं बताता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कोई बंदा अगर मान के चलिए कि कोई अगर ए है, बी है, फिर यहाँ पे 0 है, ओ है, यह ए से बी गया, बी से सी गया, फिर बी से यह ए आया, तो डिस्टेंस हमेशा जुटता है, मतलब ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। या तो ये निगेटिव में इधर भी जाए, कहीं भी जाए, तो हमेशा ऐड होगा। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। मतलब अगर मान के चले कि यह ए पॉइंट है और यह पॉइंट बी है, और यह पॉइंट मेरे को अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह पॉइंट सी है, ठीक है, यह पॉइंट सी है, चाहे यह पॉइंट आपका सी है, ठीक है। तो एक बॉडी ए से बी की तरफ गया और बी से फिर सी की तरफ गया, फिर सी से बी की तरफ गया। तो डिस्टेंस अगर बात करें तो ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, अगर यह मान कर 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। डिस्टेंस तो ये ऐड होगा तीनों का, 10 20 10 30 30 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब यह मान के चलिए बी, तो यह आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यह आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए और बी का इनिशियल पोजीशन यह आपका ए है और फाइनल पोजीशन यह आपका है, समझिए। तो यह आपका इनिशियल पोजीशन है, यह आपका फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट के अगर हम डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए, इसका भी अगर मान के चले एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, इसका भी एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है, ठीक है। और यह जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कहने का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। डायरेक्शन दोनों है, ठीक है, समझिएगा बात को। यह जो होता है अगर हम बात करें, यह डिस्प्लेसमेंट जो होता है कैन बी डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखेंगे आगे चलिए, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। वो हम आगे एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको समझा देंगे कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। यह जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिपेंड्स करता है, ये डिपेंड्स ओनली इनिशियल, यह आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फार्मूला भी आप ध्यान दीजिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन x फाइनल माइनस x इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट का यह आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में x फाइनल xf जो है वो फाइनल पोजीशन है और xi जो है इनिशियल पोजीशन है। अगर मान के चले कि अगर एक्स फाइनल अगर मान के निगेटिव होगा तो फाइनल पोजीशन में भी आप निगेटिव लगाकर चलेगा। अगर इनिशियल निगेटिव है, मान के चले कि इस पॉइंट से अगर यह -10 है, यहाँ पे 10 है, अगर फाइनल पोजीशन यह -10 आया तो आप -10 यहाँ पे लिखिएगा, समझ में आया। और अगर मान के चले इनिशियल ही -10 हो जाए तो -10 यहाँ पे इनिशियल -10 लिख दे, आप माइनस के साथ लगाइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गए, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर मान के चले कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, यह 0 है, यह आपका 20 है, यह आपका 40 है, यह आपका 60 है। यह पॉइंट मान के चलिए कि O है, A है, B है और C है। देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कैसे समझ लेंगे। अगर मान के चले पहला, अगर हम मान के चले आप O से A की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस बताना है और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, समझिएगा।
ओ से ए जाना है, फिर हमें ओ से बी जाना है, फिर ओ से सी जाना है, ठीक है। फिर हमें अगर हम बात करें ओ से सी जाना है, सी से बी जाना है, यहाँ पे ओ से सी जाना है, सी से बी जाना है और बी से ए जाना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओ से सी जाना है, सी से फिर ओ आना है। समझिएगा बात को। इस क्वेश्चन में हम सारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझा देंगे अच्छे तरीका से। देखिए ओ से ए जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ हम कितना चले हैं, ओ से अगर हम ए जा रहे हैं तो हम 20 मीटर चले यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना, ओ और ए के बीच में एक लाइन ज्वाइन कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए ए, तो ये लाइन तो शॉर्टेस्ट ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी यह 20 ही होगा। ओ और बी के बीच में अगर हम बात करें तो ओ और बी के बीच में डिस्टेंस कितना चले, एक्चुअल पाथ ओ और बी के बीच में यहाँ पे अगर हम चले तो यह आपका 20 + 20 = 40 चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी ओ और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ओ और बी के बीच में ये भी 40 है। ओ और सी के बीच में अगर हम चले डिस्टेंस 20 + 20 + 20 = 60, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आपका 60 होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ और सी के बीच में यही होगा। लेकिन अब देखिए कहानी, ओ से सी चले हम 60 + सी से बी चले, सी से आप बी चले, तो यह कितना, आप 40 मत ऐड कर दीजिएगा, BC तो यह डिस्टेंस तो आपका BC है, यह डिस्टेंस तो आपका BC है, तो +20 ऐड होगा = 80। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यह आपका, देखिए यह आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और यह आपका फाइनल पोजीशन हो गया। B आपका जो हो गया वो आपका फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। तो यह अब देखिए यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यह 20 और यह 20, यह आपका 40 हो गया। उसी प्रकार से आप O और CO के बीच में देखिए, यह डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यह डिस्टेंस कितना होगा, 60, O से C गया 60 + 60 = 120। और डिस्प्लेसमेंट देखिएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है। नहीं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, x फाइनल - x इनिशियल, यह भी सेम है, यह भी अगर मान के चलिए 5 है, यह भी -5 है, तो यह तो 0 ही होगा डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार से आप, यह आपका HW है, आप इसे निकाल लीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा, हम बता देंगे सही है या गलत। देखिएगा यह क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यह O है, A है, B और C, हम पहले O से C पर गए, तो देखिएगा हम लोग पहले O से C पर गए, O से C पर गए यहाँ पे, ठीक है। तो O से C पर जाने पर 10, 20, 10, 30, यह हम चले कितना 30, प्लस C से B पर आए, तो आप कितना चले, 20 में नहीं चले, यहाँ से C से B पर आए हम लोग तो 10 ही चले, +10 = 40। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो यह O हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन देखिएगा, और B हो गया आपका फाइनल पोजीशन, यह इनिशियल पोजीशन और B फाइनल पोजीशन, तो यह टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यह 10 और 10 20, यह 20 डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रहा है कि डिस्टेंस, यह नोट करके हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस जो है, यह डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट से, देखिए डिस्टेंस या तो बड़ा आ रहा है, 80 आ रहा है या 40 है, और यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो यह 40 है और 20 है, या तो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से इक्वल है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यह डिस्प्लेसमेंट, यह केस ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह पॉसिबल है, यह अगर कभी ऐसा लिखा हो डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यह नेवर पॉसिबल, यह कभी नहीं होगा, इसे आप काट दीजिएगा, यह जो है नेवर पॉसिबल। और अगर बात करें अगर हम यहाँ पे कि डिस्टेंस, समझिएगा डिस्टेंस = डिस्प्लेसमेंट, यह पॉसिबल है, यह कब पॉसिबल है, यह ध्यान दीजिएगा, यह आपका तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, डायरेक्शन चेंज ना करे, यह तब तक आपका पॉसिबल है, ठीक है। यह तीनों बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है यह सबसे 1 नंबर में कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टीचर लोग दे देते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है, ठीक है।
अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा बताइए अगर ए से बी तरफ गया तो हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है, मेंट भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, और यह 4 मीटर दिया हुआ है या आपका 3 मीटर दिया हुआ है, समझिए। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा ए से बी की तरफ एक्चुअल पाथ लेंथ, यह 4 चला है फिर यह 3 चला है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यह आपका इनिशियल पोजीशन है और यह आपका फाइनल पोजीशन है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, शॉर्टेस्ट लाइन जो होना चाहिए ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट लाइन होना चाहिए, इससे हम ज्वाइन करें तो यह आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यह 90 डिग्री। तो यह हाइपोटेनस का निकालने के लिए होता है, तो यह जो हाइपोटेनस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस के लिए आपको पता है किस तरह से निकलता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आपका वैल्यू आ जाएगा 16 + 9, यह आपका 25, तो यह आ जाएगा 5, यही डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, देखिएगा यह एक क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपका 10 दिया हुआ है, यह आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, और यह आपका यहाँ पे 6 दिया हुआ है, समझिए 6 दिया हुआ है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी के तरफ कोई बंदा गया है, फाइंड करना है, फाइंड ए से बी के तरफ गया, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझिए। तो डिस्टेंस के बारे में अगर एक्चुअल पाथ लेंथ कितना होगा, तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो यह 10 + 3 + 6, 10 3 से 19 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो यह इनिशियल पॉइंट होगा, यह फाइनल, ए और बी को मिला देंगे, ठीक है। तो समझिएगा क्या आप, यह हमें डिस्टेंस चाहिए, यह डिस्टेंस कैसे होगा, यह तो 6 है और 10 है, तो यह बचा हुआ आपका 4 हो जाएगा, और यह 3 है तो यह भी तो 3 हो जाएगा, तो यह 4 और 3 90 डिग्री, तो यह भी हाइपोटेनस के हिसाब से यह निकाल लीजिएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जितना आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए वही सही रहेगा, ठीक है। देखिए अगर मान के चले कि यह मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया, ठीक है, समझिएगा बात को। तो अगर मान के चले इसका रेडियस इसका रेडियस गिवन है, आर रेडियस गिवन है, आर गिवन है, रेडियस इसका गिवन है, ठीक है, रेडियस। तो हमें पूछ रहा है ए से बी जाने में डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग यह ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, समझिए। ए से बी गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हुआ ये सरकमफेरेंस पे कितना चला वो डिस्टेंस होगा, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है पर बात करें तो 2πr होगा, लेकिन ये चला कितना है, आधा चला है, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2πr/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाइए, यह आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, यह आपका फाइनल पोजीशन हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के मिलाने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यह आपका रेडियस r है, तो और इसका डायमीटर के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा, जो वह 2r के इक्वल होगा। समझ में आया। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा वो सही होगा। देखिए यहाँ पे अगर मान के चले कि यह एक सर्कल है, ठीक है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है, इसका रेडियस r गिवन है, ठीक है, तो ए से अगर बी गया है तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझिएगा बात को। तो देखिए ए से बी गए तो एक सर्कल है, उसका क्वार्टर पार्ट गया, तो सरकमफेरेंस का क्वार्टर पार्ट गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr/4, इसका रेडियस r गिवन है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, ए और बी को एक लाइन से मिलाइए, तो यह r है, यह r है, तो यह जो डिस्प्लेसमेंट यह आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका वैल्यू हो जाएगा √r का स्क्वायर, √r का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो इसको बाहर निकालेंगे r√2, आपका यह आंसर हो जाएगा। देखिए यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम x to y अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ, हमें एक सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है,
ए से बी नहीं एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। पाथ ऑफ रेडियस, हमें रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। अब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर। और तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एक दो और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और जो भी लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहाँ पे।